हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे द्वारा कल 22 तारीख को प्रैक्टिस सेट संख्या 18 ठीक है करवाया गया था व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। तो जो लोग भी अभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं वहाँ पर आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, हर हफ्ते लगभग आपको एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाता है जो कि यूकेपीएससी के पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। निःशुल्क है, बिल्कुल उसका कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। तो देखो, इसका मैं सॉल्यूशन आपको कराऊंगा आज मैं आपको पहले 50 प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, अगले 50 प्रश्न मैं आपको अगली क्लास में उपलब्ध कराऊंगा। तो देखो, सबसे पहले चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में किस में अपमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अपमान शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? उपेक्षा है। ठीक है, अवज्ञ भी है। ठीक है, ये अवज्ञ 2 बार इसमें टाइप हो गया था, तो लेकिन इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन सी, निसीम। ठीक है, निसीम अपमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला देखो, वाक्य जिसका अनुभव किया जा चुका हो, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुभूत। ठीक है, अनुभूत, जिसका अनुभव किया जा चुका हो। ठीक है, तीसरा देखो, नशा उतारना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? नशा उतारना मतलब वास्तविकता का ज्ञान होना। ठीक है, वास्तविकता का ज्ञान होना। नशा उतारना मतलब वास्तविकता का ज्ञान होना। जैसे अभी यूकेपीएससी ने कनिष्ठ सहायक का पेपर कराकर हमें मतलब कई सारे बच्चे जो एक तरफा पढ़ रहे थे, मतलब उत्तराखंड और हिंदी पर ही फोकस कर रहे थे लगातार, उन्हें एक हिसाब से वास्तविकता का ज्ञान कराया कि आपको सारी चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, आप जब सारी चीज़ें पढ़ेंगे तभी आपको कुछ मिलने वाला है। ठीक है, अगला देखो, निम्नांकित में लभ्य का विलोम शब्द क्या होगा? लभ्य मतलब, ठीक है, लभ्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अलभ्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलभ्य। निलभ्य विलभ्य नहीं होगा, अलभ्य होगा। ठीक है, अगला देखो, निम्नांकित में गलत युग्म का चयन कीजिए। ये गलत, देखो प्रश्न थोड़ा अपूर्ण है। तत्सम तद्भव शब्द के आधार पर होना चाहिए। तत्सम और तद्भव इसमें पूछा गया। ठीक है, तत्सम तद्भव के आधार पर गलत युग्म का चयन कीजिए। तो देखो, अमोल का होता है अमूल्य, बिल्कुल सही है। ठीक है, इतना का इयत, ये भी सही है। अगला देखो, आरसी, आरसी का क्या होता है? आदर्शिका। ठीक है, क्या होता है? आदर्शिका। ठीक है, आरसी का क्या होता है? आदर्शिका। और उपजना का उत्पद्यते, ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार विकल्प सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नांकित में पर्यायवाची शब्द के आधार पर गलत युग्म का चयन कीजिए। तो पर्यायवाची शब्द के आधार पर देखो, स्पृहा का इच्छा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्येय का उद्देश्य, ये भी सही है। व्यग्र का उत्सुक, ये भी सही है। ठीक है, उदास, उदास का निदर्शन, ठीक है, ये क्या है? गलत है, उदास का निदर्शन नहीं होता है। अगला देखो, प्रश्न संख्या 7 है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? ये है किसकी? बिहारी हिंदी की। ठीक है, बिहारी हिंदी की उपबोली क्या है? मगही है। ध्यान रखिएगा, देखो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना, 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। ठीक है, इन 5 उपभाषाओं में सबसे पहले आती है राजस्थानी हिंदी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी। दूसरी कौन सी आती है? देखो, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी। तीसरी कौन सी आती है? देखो, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी आती है। एक है देखो उसके बाद पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। ठीक है, एक पूर्वी हिंदी और एक बिहारी हिंदी। तो 5 इसके प्रकार हैं। देखो, राजस्थानी हिंदी, सौरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी, पहाड़ी, पूर्वी और बिहारी। ठीक है, इनमें यदि आप चर्चा करते हैं, देखो बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली सम्मिलित है। ठीक है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, बिहारी हिंदी में सम्मिलित है। पूर्वी में यदि आप चर्चा करते हैं, देखो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं। देखो, पूर्वी हिंदी में कौन कौन है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, बिहारी हिंदी में कौन कौन है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसके अलावा देखो, पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली आते हैं, प्लस साथ में नेपाली भी इसमें थोड़ा बहुत आ जाती है। ठीक है, जो पश्चिमी हिंदी है, देखो इसमें कौरवी। ठीक है, कौरवी, हरियाणवी, ठीक है, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी सब किस में आते हैं? पश्चिमी हिंदी में। ठीक है, कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, दक्षिणी, कन्नौजी और बुंदेली पश्चिमी हिंदी में आते हैं। और राजस्थानी में देखो, जो राजस्थान के अंतर्गत बोली जाती हैं। ठीक है, इसमें देखो मारवाड़ी, मेवाती, दुडाड़ी, ठीक है, मालवी इत्यादि भाषाएं इत्यादि बोलियां किस में आती हैं? राजस्थानी हिंदी में आती हैं। तो हिंदी की जो उपभाषाएं और उनकी बोलियां, ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने आपको
बता दिया, ठीक है। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं या फिर ध्यान में रखिए थोड़ा बहुत, आगे प्रश्न बनेगा तो ठीक है आपका सही हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो किन अनुच्छेद में, देखो 343 से 351, ठीक है। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। इनके मध्य, ठीक है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, उसमें देखो संसद की भाषा, फिर क्षेत्रीय भाषा, फिर न्यायालय की भाषा, ठीक है, और भाषा संबंधी जो विकास संबंधी प्रावधान है, सारी चीज़ें इसमें अलग अलग दी गई। तो 343 से 351 यानी कि भाग 17, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपने, भाग 17 का ये हिस्सा है। अगला देखो ए और आई, ये वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कंठ्य और ओष्ठ्य, ठीक है। आप इन्हें बोलने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं तो देखो जो जिह्वा है आपकी, वो जो नीचे की ओर दांत होते हैं उनके जड़ पर भी स्पर्श करते हैं और साथ में डायरेक्टली आवाज़ गले से भी आती है, ठीक है, इसलिए कंठ्य प्लस ताला भी इनको कहा जाता है। अगला देखो निम्नांकित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें जो शुद्ध वर्तनी वो क्या हो जाएगी? द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व, ये इसका सही आंसर है। अगला देखो रोगी में उत्कट जीजी विषा थी, रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? रेखांकित शब्द कौन सा है? जीजी विषा, ठीक है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ये हो जाएगी जी जी विषा, ठीक है, जी जी विषा मतलब छोटी जी, फिर बड़ी जी, फिर वी, फिर सा, ठीक है, जी जी विषा, इसका विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, तो ये थोड़ा टाइपिंग यहाँ पर संधि गलत हो गया था, ठीक है, तो सही संधि विच्छेद, देखो कल का जो प्रैक्टिस सेट था मेरे द्वारा कल ही इसको तैयार किया गया था, ठीक है, मतलब कुछ प्रश्न मेरे द्वारा पहले तैयार कर लिए गए थे, लेकिन कल ही इसको, क्योंकि पिछले हफ्ते ही अभी मेरे द्वारा शनिवार को टेस्ट करवाया गया था, फिर कल बुधवार, 2-3 दिन के अंतर्गत मैं आपको पहले भी बताया कि इतना समय हो नहीं पाता, इसलिए मैंने आपको साप्ताहिक नियमित रूप से सप्ताह में एक प्रैक्टिस सेट, यानी कि हर रविवार को एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराने का शुरू में ही बताया था, है ना। लेकिन फिर भी अभी जो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम है इसको देखते हुए मेरे द्वारा कुछ इसमें संशोधन करते हुए जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट 3-4 दिन के अंतर्गत एक प्रैक्टिस सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखो उसमें अशुद्धियाँ मिलेंगी आपको, समय नहीं हो पाता, क्योंकि देखो टाइप करने का कोई दिक्कत नहीं है, टाइप करना तो 2 घंटे में टाइप पूरा हो जाता है पेपर, ठीक है, 1 से 2 घंटे के बीच में पूरा टाइप हो जाता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो होता है प्रश्न सेलेक्ट करना, ठीक है, उनको कलेक्ट करना, उनको फिर नोट करना टाइप करने के लिए अलग अलग, क्योंकि अब हर समय टाइप जैसे जैसे प्रश्न मिला वैसे वैसे टाइप करना भी संभव नहीं होता है, ठीक है। तो प्रश्न कलेक्ट करने में समय लगता है थोड़ा, पूरा 2-3-4 दिन का समय कलेक्ट करने में लगता है, फिर टाइप करके उसको चेक करना, ठीक है, आंसर की सेट करना, तो थोड़ा एक लेंथी प्रक्रिया ये हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको शुरू में ही बोला था कि संभव नहीं हो पाता। कई सारे बच्चों ने मैसेज किया भी था मुझे कि सर 2-3 प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए 1 हफ्ते में, तो नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रश्न सेलेक्ट करना, देखो मैं कुछ भी प्रश्न आपको उठा के दे दूंगा तो उसमें आप स्वयं 1-2 प्रैक्टिस सेट दोगे, उसके बाद आप खुद ही फिर प्रैक्टिस सेट से दूर होने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी उठा के दे दूंगा, वो टफ भी हो सकते हैं फिर आसान भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर टफ होंगे तो फिर इस लेवल के होंगे कि आप 30-40 नंबर ला पाओगे, ठीक है। तो इससे क्या हमारा जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपका जो उत्साह है ना उसमें कमी आएगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग बिल्कुल भी हतोत्साहित हों एग्ज़ाम से पहले। तो एक प्रैक्टिस सेट दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको 2-2 उपलब्ध करा दे रहा हूँ, 3-4 दिन के अंतर्गत एक करा दे रहा हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी आप करोगे तो काफ़ी है, आपको अपना केवल स्कोर चेक करना है, आपने अपना पढ़ाई का स्तर चेक करना है, ठीक है। लेकिन ऐसा स्तर भी चेक नहीं करना है, ऐसे प्रश्न पत्र सेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यदि कुछ गलतियां होती भी हैं तो उसे आप लोग सुधार सकते हैं, ठीक है, तो सुधार कर लीजिएगा उन पर। जैसे यहीं पर आ रखा है संधि, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा इसमें आ रखी है, ठीक है, तो प्रत्युपकार का सही यहाँ पर संधि कैसे हो जाएगी? छोटा, ठीक है, संधि। तो प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रति प्लस उपकार, ठीक है, प्रति प्लस उपकार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि किसमें है? रजनीश, रजनी प्लस ईस, ठीक है, क्या हो जाएगा? रजनीश। स्वर संधि में भी दीर्घ संधि, ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसमें दीर्घ संधि किसमें है? रजनीश में। अगला देखो उत प्लस हार, उत प्लस हार, ठीक है, तो का क्या हो जाता है? दो, तो क्या हो जाएगा? उद्धार, ठीक है, उद्धार, इस तरह से भी लिखते हैं उद्धार, ठीक है, यहाँ पर धौ आ जाएगा, तो उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उद्धार। अगला देखो
सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ई। सावधान प्लस ई, ठीक है, सावधान प्लस ई। अगला देखो, शब्द प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रतिकूल, प्रतिकूल, ठीक है, तो कौन सा हुआ है? प्रति, प्रति प्लस कूल, ठीक है, प्रतिकूल। अगला देखो, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? किसने इसकी रचना कर रखी है? ये करें, देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा इसकी रचना की गई है, ठीक है। अगला देखो, निम्नांकित में वह रचना जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित नहीं है, तो कौन सी रचना है जो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचित नहीं है? ईदगाह उन्हीं के द्वारा रचित है, ठीक है, कप्तान साहब भी रचित है, ठाकुर का कुआं भी। तो कौन सी है? अग्निरेखा। अग्निरेखा किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने, ठीक है, महादेवी वर्मा, इनके द्वारा अग्निरेखा की रचना की गई है। अगला देखो, भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे, ये किसका निबंध संग्रह है? हरिशंकर परसाई का है, शैलेश मटियानी का है, गौरा पंत का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो किसका है? हरिशंकर परसाई का, ठीक है। भूत के पांव पीछे किसके द्वारा लिखा गया? हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। अगला देखो, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में नहीं आती? ठीक है, यदि आप देखो कुमाऊं को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं तो अस्कोट कहाँ पर पड़ता है? नेपाल से लगा क्षेत्र, ठीक है, तो इसलिए अस्कोट किस में आ जाएगा? पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में आ जाएगा, ठीक है। तो पछाई है, फलदा कोटी, दानपुर, ये सब किस में है? पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग का हिस्सा है, ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो सबसे पहले देखो, यदि आप देखते हैं प्रश्न संख्या 20 तक का हिंदी इसमें मेरे द्वारा दिया गया था आपको, ठीक है, तो 20 प्रश्न हिंदी के थे, जो कि लगभग कल का पेपर काफ़ी आसान मेरे द्वारा सेट किया गया था, ठीक है, लगभग 70 प्लस जिसके आ रखे हैं वो इसमें सेफ स्कोर है, ठीक है, तो 70 प्लस इसमें सेफ स्कोर है, काफ़ी आसान था। जो पिछला था वो थोड़ा टफ था, उसमें 60 प्लस सेफ स्कोर था, तो इसमें 70 प्लस है, ठीक है। तो जिसके भी 70 प्लस आ रखे हैं वो सही है, अच्छी तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसके 70 प्लस नहीं है वो लोग थोड़ा और मेहनत, थोड़ा और जोर लगाइए, ठीक है। देखो मौके हैं, अवसर बहुत हैं आपके पास, अवसर की कमी नहीं है, आके आएंगे बहुत सारे अवसर और मिलेंगे, लेकिन जो मौका अभी सामने है उसको लेने का भी मज़ा कुछ और ही है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, आपका एग्ज़ाम होने ही वाला है, ठीक है, 9 अप्रैल को। अगला देखो, प्रश्न संख्या 21, जो कि अब जीएस इसमें है, ठीक है, जीएस के 30 प्रश्न आज मैं कराऊंगा, बाकी अगले 50 प्रश्न में कल आपको उसका क्लास दूंगा, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में गलत युग्म का चयन कीजिए। राष्ट्रीय ध्वज जो कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है, बिल्कुल सही है। किसने अपनाया था? संविधान सभा ने, ठीक है, संविधान सभा जो कि संविधान निर्माण कर रही थी उसके द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। लेकिन संविधान सभा की अंतिम बैठक क्या है? ये गलत है, ठीक है। कब हुई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक? ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ही इसकी अंतिम बैठक हुई थी, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था, और हम क्या हो गए? गणतंत्र हो गए, ठीक है। गणतंत्र मतलब हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उसके स्थान पर राष्ट्रपति आ गए, जो कि चयनित होते हैं, ठीक है। गणतंत्र का मतलब ही यही होता है कि राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो चयनित हो, तो राष्ट्रपति हमारे जैसे उन्होंने शपथ ली वैसे ही हम क्या गणतंत्र कहलाए, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, भारतीय संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति किसके अंडर में थी? पटेल साहब के, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा मौलिक अधिकारों से जो संबंधित समिति, ठीक है, मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक और जनजाति क्षेत्रों के सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की यदि बात करें तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, ठीक है, संघ शक्ति प्लस संघीय संविधान समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो, जे बी कृपलानी,
जेबी कृपलानी किसके अध्यक्ष थे, ये भी चर्चा कर लेते हैं जेबी कृपलानी के बारे में। ये तो देखो मौलिक अधिकारों की जो उप समिति थी, ठीक है, प्रश्न एक बार पूछा गया है, पहले यूकेपीएससी इस प्रश्न को पूछा गया उसके द्वारा, मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी, ठीक है। इसके अलावा देखो राजेंद्र प्रसाद जी की यदि चर्चा करें तो राजेंद्र प्रसाद किस किसके, एक तो संचालन समिति, ठीक है, संचालन समिति, संचालन समिति, और इसके अलावा प्रक्रिया नियमन समिति, ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति या नियमन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, ठीक है। इसके अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके अलावा देखो एक महत्वपूर्ण समिति थी भारतीय संविधान की, कौन सी समिति थी, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबेडकर साहब थे, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसका गठन कब हुआ था, जो प्रारूप समिति इसका गठन हुआ था देखो 29 अगस्त 1948 को, ठीक है, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1948 को, और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनके अतिरिक्त इसमें 6 अन्य और सदस्य भी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा 6 अन्य और सदस्य भी इसमें थे। अगला देखो जो एक अल्पसंख्यक उप समिति थी, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी, ठीक है, एच सी मुखर्जी, ठीक है, एच सी मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल, ये फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 29 अगस्त 1947 इसको कर लीजिएगा, ये 48 नहीं होगा 47 होगा, ठीक है, 47 में इसका गठन हुआ था। और कि कौन थे इसके अध्यक्ष, कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला देखो किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये अब व्यापार नहीं कर सकती, मतलब व्यापार का एकाधिकार इसका समाप्त कर दिया गया। व्यापार तो कर सकती थी लेकिन ऐसा नहीं कि केवल वही व्यापार कर सकती थी, अन्य सभी, इसे बोलते हैं व्यापारिक एकाधिकार। व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया, 1833 के अधिनियम। देखो 1813 में भी कुछ हद तक समाप्त किए, लेकिन चीन और चाय के साथ जो व्यापार है 1813 के अधिनियम से जारी रहा, लेकिन 33 में चीन और चाय का व्यापार भी समाप्त कर दिया और व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के पूर्णतः छीन लिए गए, ठीक है। तो 1833 का अधिनियम इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो भारतीय जो संविधान है इसके किस अनुच्छेद के संबंध में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के बिना संविधान अर्थविहीन है, ठीक है, संविधान अर्थविहीन किस अनुच्छेद के बिना है, अनुच्छेद 32, बिल्कुल सही बात है। देखो आपको अनुच्छेद 21 सही है, मैं मानता हूँ कि आपको जीने की स्वतंत्रता है, लेकिन जीने की स्वतंत्रता के लिए भी जरूरी है कि आप एक अच्छी, ठीक है, एक अच्छी ज़िंदगी जिए, मतलब जिसमें आपकी अच्छी ज़िंदगी से मतलब सारी चीज़ें उसमें देखो, समानता उसमें आपके साथ हो, स्वतंत्रता उसमें आपके साथ हो, ठीक है, आपको जीने की स्वतंत्रता है लेकिन कई सारी चीज़ें उसमें हो सकता है आपको शिक्षा ना मिल रही हो, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा ना मिली हो, ठीक है, शुद्ध हवा ना मिल रही हो, मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपके विरोध में हो सकती हैं। तो वो कौन दिलाता है हमें, अनुच्छेद 32। ये हमारे जो भी मौलिक अधिकार हैं उनको संरक्षण प्रदान करता है। जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं इन्हें संरक्षण कौन प्रदान करता है, अनुच्छेद 32। तो बिना इसके, बिना अनुच्छेद 32 के ये सारी चीज़ें हो पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अनुच्छेद 32 को संविधान को के बिना संविधान को अर्थविहीन माना है डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। अगला देखो निम्नलिखित में से कौन एक संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है, अस्थिर सरकार। ये क्या है, इसका दोष है। दोष क्यों है, संसदीय व्यवस्था में देखो एक दल यानी कि जो लोकसभा, जैसे माना हमारा लोकसभा है, जो लोकसभा है, ठीक है, उसमें, ठीक है, कभी भी विघटित हो सकती है लोकसभा, मतलब सरकार जो है लोकसभा के दल का जो नेता है, ठीक है, तो कभी भी विघटित सरकार हो सकती है। कोई गारंटी नहीं कि 5 साल सरकार पूरा काम करेगी ही करेगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 साल करेगी ही करेगी, 5 साल से पहले भी ये विघटित हो सकती है। बाकी देखो निरंकुशता का प्रतिषेध है उसमें, ठीक है, राजनीतिक एक रूपता भी है, बहुमत दल
जो बहुमत प्राप्त दल है इसका शासन, ये तो आप सभी लोग समझते हैं, ठीक है, बहुमत प्राप्त दल का शासन, ठीक है, जो भी बहुमत प्राप्त करेगा वही उसका नेता, कोई उसका एक लीडर शासन करेगा। राजनीतिक एक रूपता क्या, देखो जब लोकसभा गठित होती है तो उसमें अधिकांश, जैसे माना मंत्रिमंडल गठित होता है तो जो बहुमत प्राप्त दल है, ठीक है, अधिकांश उसी के सदस्य मंत्रिमंडल में होते हैं, ठीक है। तो मंत्री एक ही मंत्रिमंडल में होते हैं, उनसे उनकी राजनीतिक जो मानसिकता है वो भी एक ही प्रकार की रहती है, ठीक है। माना अभी जैसे बीजेपी है, ठीक है, तो अधिकांश जो मंत्रिमंडल हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य उसमें बीजेपी के सदस्य होंगे, ठीक है। तो सबकी मानसिकता क्या होगी, एक जैसी होगी। तो राजनीतिक एकरूपता ये, ठीक है। और निरंकुशता का प्रतिषेध ये करती है, ठीक है। निरंकुश कोई भी नहीं है, तानाशाह टाइप का कोई शासक नहीं कर सकता इसके अंतर्गत, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन 11वीं अनुसूची का विषय नहीं है, ठीक है। 11वीं अनुसूची जो कि किससे संबंधित है, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची, ठीक है। 1992 का अधिनियम 1993 में लागू होता है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। कौन सा संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो पंचायती राज, इससे कांजी हाउस संबंधित नहीं है, ठीक है। बाकी मत्स्य उद्योग 11वीं अनुसूची में आता है, बाजार एवं मेले भी आता है और ग्रामीण और विकास भी इसमें आता है, ठीक है। अगला देखो प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, ये संघीय नहीं होगा, ठीक है, ये संघीय शब्द नहीं होगा, ये क्या होगा, संघ क्षेत्रों के, यानी कि केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। तो कौन सा है, अनुच्छेद 239, ठीक है। 239 में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक है, उनके प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 239 में किया गया है। अगला देखो, किस वर्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लो, इसको पूछा जाएगा। कब किया गया था, 1993 के अधिनियम से 1993 में ही इसका गठन किया गया था, ठीक है। अधिनियम मतलब संसद के एक अधिनियम से, ठीक है, इसको गठित किया गया था 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को। अगला देखो, वैदिक काल में शब्द दुहित्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये हुआ है बेटी के लिए, ठीक है। बेटी को दुहित्री कहा गया और दुहित्री का अर्थ यहाँ पर क्या लगाया गया है कि जो गाय, देखो वैदिक काल में गाय को, ठीक है, एक पवित्र पशु माना गया है, ठीक है। तो उसके जो दूध को दुहती है, ठीक है, उसका जो दूध निकालती है उसको क्या बोला गया है, दुहित्री, यानी कि बेटी को दुहित्री इसमें कहा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो प्रश्न संख्या 30 है, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ठीक है। पशुपति इस काल के महत्वपूर्ण देवता थे, ये तो सही है बिल्कुल। इस काल के लोग कांसा निर्माण की विधि जानते थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यह संस्कृति अश्व केंद्रित थी, ये क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पर क्या थे, वृषभ इत्यादि के आपको चित्र मिलते हैं, ठीक है, लेकिन घोड़े का तो कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। तो घोड़ा इसमें से जो इस प्रकार कौन सा कूट सही हो जाएगा, विकल्प 1 और 2 होना चाहिए था इसमें, ठीक है। विकल्प 1 और 2 ये गलत इसमें दे रखा है, विकल्प 1 और 2, ठीक है। तो इसमें से एक इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प 1 और 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विकल्प 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अश्व केंद्रित नहीं थी यह संस्कृति, अश्व केंद्रित बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पशुपति इस काल के महत्वपूर्ण देवता थे, सही है। इस काल के लोग कांसा निर्माण की विधि जानते थे, ये भी सही है। लेकिन यह संस्कृति अश्व केंद्रित नहीं थी, ठीक है। अश्व तो घोड़ा तो बाद में आया था, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2, 1 और 2, ये 3 सही है। तो एक विकल्प इसमें से आप सही मान लो, ठीक है। इसमें 2 विकल्प एक जैसे हो गए तो थोड़ा ये गलत हो गया था। अगला देखो, अगला है बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र, ठीक है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, अश्वघोष, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, अश्वघोष हैं। अगला देखो, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, कौन सी थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी, ये थी पाटलिपुत्र, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ध्यान रखिएगा। अगला है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था, कहाँ पर किया गया था, सारनाथ। कहाँ पर दिया था उन्होंने, सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था। इसको क्या बोलते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नलिखित हिमालय की घाटियों में किसमें सिपकिला दर्रा स्थित है। सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में।
ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की सतलज घाटी में शिवकिला दर्रा स्थित है, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यदि प्रतिशत की बात करते हैं तब कहाँ हो जाएगा? पंजाब। यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है, सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है? पंजाब में, लेकिन संख्या कहाँ है सर्वाधिक? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इस वर्ष मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1965 में, ठीक है। 1764 जबकि बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, ठीक है, इसमें अंग्रेज जीत गए, अंग्रेजों ने जीता। इसके पश्चात 1765 में एक इलाहाबाद की संधि होती है, 12 अगस्त प्लस 16 अगस्त 1765, ठीक है। इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं, जिसमें एक अवध के नवाब के साथ होती है और दूसरी जो होती है वो होती है शाह आलम द्वितीय के साथ, ठीक है। शाह आलम द्वितीय होगा, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह था, इसके साथ होती है, ठीक है। जो इलाहाबाद की संधि, एक संधि शाह आलम द्वितीय के साथ, इस संधि में जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने बंगाल की दीवानी अंग्रेजों से प्राप्त की, कितने? 26 लाख में, ठीक है। ये प्रश्न पहले पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी, ठीक है। अगला देखो, MS ऑफिस निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था। देखो प्रश्न संख्या 38 है, डैश का प्रयोग चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने और डैश का प्रयोग दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु होता है, ठीक है। Ctrl+C और Ctrl+V, Ctrl+C मतलब Ctrl+C माने क्या हो जाएगा? कॉपी, ठीक है। Ctrl+V पेस्ट हो जाएगा, और Ctrl+P ये क्यों होता है? प्रिंट के लिए, ठीक है। और Ctrl+S क्यों होता है? ये होता है सेव करने के लिए, ठीक है। ये होता है सेव करना, किसी भी जो आपने मैटर टाइप किया उसको सेव करना, Ctrl+S, ठीक है। Ctrl+P प्रिंट, ठीक है। Ctrl+C से कट, Ctrl+C से कॉपी, ये कॉपी होता है, ठीक है। Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट, और Ctrl+CTRL+X ये क्या होता है? कट, ठीक है। किसी को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाना, ठीक है, कट हो जाएगा। CTRL Ctrl+N क्या होता है? किसी नए डॉक्यूमेंट को, ठीक है, नया डॉक्यूमेंट, ठीक है। Ctrl+O इससे क्या होता है? किसी फोल्डर को खोलना, ठीक है, फोल्डर हेतु, कोई फोल्डर यदि आपको खोलना है उसके लिए। ऐसे ही Ctrl+D क्या होता है? अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे कंप्यूटर से संबंधित कुछ शॉर्टकट कुंजियां हैं। अगला देखो, अमीर खुसरो क्या क्या थे? अमीर खुसरो संगीतकार तो थे ही, साथ ही देखो सूफी संत भी थे, फारसी और हिंदी लेखक भी थे, इतिहासकार और विद्वान भी थे। तो क्या थे अमीर खुसरो? सभी थे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? बंगाल शासन का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल आपसे पूछा, ठीक है। यदि खाली गवर्नर पूछता बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव। गवर्नर जनरल कौन है बंगाल का? हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक। और भारत का पहला वाइसराय कौन था? कैनिंग, ठीक है। ये चारों फैक्ट आपने अलग अलग ध्यान रखने हैं। अगला देखो, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस में स्थित है? कहाँ स्थित है? सतपुड़ा में, ठीक है, सतपुड़ा में आता है। अगला देखो, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में बोकारो लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थित है? ठीक है, बोकारो कहाँ स्थित है? झारखंड में, ठीक है। बोकारो कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नलिखित दर्रों में कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में? बोमडीला दर्रा, ठीक है, बोमडीला दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। बनिहाल कश्मीर में, बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, हाल ही में भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं हाल ही में भारत के नए लेखा महानियंत्रक? ये हैं SS दुबे, ठीक है, SS दुबे जो कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। हाल ही में RBI द्वारा 2025 तक 100% डिजिटल भुगतान के उद्देश्य से कौन सा मिशन शुरू किया? ये है हर पेमेंट डिजिटल, ठीक है। ये जो सारा करंट अफेयर्स ना, ये मार्च महीने का है, ठीक है, इसी महीने का है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा कराऊंगा अभी। फरवरी के देखो 3 पार्ट में आपको करा चुका हूँ, ठीक है, 3 पार्ट में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ फरवरी के।
और मार्च तीसरा पार्ट आज ही इसका है, और मार्च के देखो 3 पार्ट में आपको कंप्लीट करा दूंगा, जिसका पहला पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में भारत तथा किस देश की सेना के मध्य फ्रिंजेक्स 23, ठीक है, फ्री फ्रो मतलब फ्रांस, ठीक है, संबंधित है, फ्रांस से संबंधित, ठीक है, फ्रांस और भारत की सेना के मध्य इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा वरुण, ठीक है, वरुण, गरुड़ प्लस शक्ति अलग अलग तीनों किसके साथ हैं, ये भी फ्रांस के साथ है। ठीक है, तो फ्रांस के साथ देखो चौथे हो गए वरुण, गरुड़, शक्ति और फ्रिंजेक्स, और जो फ्रिंजेक्स है इसका पहली बार इस वर्ष आयोजन किया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति से कराने का फैसला लिया है। छपने वाला सवाल है, और देखना आप, ये फॉरेस्ट गार्ड में छपा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इस समिति में कौन शामिल नहीं है, देखो प्रधानमंत्री शामिल है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी शामिल रहेगा, और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल रहेंगे। कौन शामिल नहीं रहेगा, राष्ट्रपति। तो हर कोई राष्ट्रपति सोचेगा कि पक्का होगा और लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं होंगे। अगर इस तरह के ऑप्शन मिल गए तो आप 100% इसको करके आओगे, लेकिन विकल्प क्या बी गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है। अगला देखो, किसे मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो किसको किया गया, ये है हरि बालकृष्णन को। ठीक है, मार्कोनी पुरस्कार 2023 से हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है। अगला देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित HD3385 किस फसल की नई किस्म है। ठीक है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक फसल की नई किस्म विकसित की गई है, किसकी, गेहूं की। ठीक है, कौन सी है, HD3385। उद्देश्य क्या है, देखो, एक तो जलवायु परिवर्तन के आधार पर ये जो किस्म है अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, और इससे क्या, उच्च पैदावार उच्च पैदावार क्या है इसका उद्देश्य। ठीक है, अगला देखो, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किस, ठीक है, किसको ये खिताब मिला है, ये मिला देखो रणबीर कपूर को। विकल्प ए इसका सही आंसर है, रणबीर कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब इसमें मिला। ठीक है, बाकी जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो कौन सी, कश्मीर फाइल्स। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन, सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है कौन सी है, कश्मीर फाइल्स। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, रणबीर कपूर, और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री वो है आलिया भट्ट। ठीक है, गंगूबाई मूवी के लिए, गंगूबाई। जो रणबीर कपूर है ये ब्रह्मास्त्र के लिए। ठीक है, कश्मीर फाइल्स, इसके जो विवेक अग्निहोत्री हैं उनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, 50 के 50। ठीक है, अगले जो 51 से लेकर आगे के जो प्रश्न हैं उनको मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी करते रहिए आप लोग और रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।